दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिन बच्चों को नहीं पता वो जान जाएं कि इसके पहले 15 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से एक एक वीडियो को देखिए। कई सारे बच्चों के मन में भी होगा कि सर क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे हमारी रणनीति होनी चाहिए। देखिए मैं कहता हूं कुछ रणनीति मत बनाइए, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, 1 मिनट में मेरी बात को समझिएगा। हम लोग कवर कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी पेपर को, ठीक है। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में आयोग किस पैटर्न के सवाल पूछता है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि सवाल के डिफिकल्टी लेवल क्या होते हैं, सवाल आसान होता है, कठिन होता है या कैसा होता है। दूसरी बात आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो कलेक्शन किया है 15 सब्जेक्ट कलेक्ट किया, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आप गिन डालिए, ठीक है। तो इस तरह से आधुनिक इतिहास, फिर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष, इसी तरह से भारतीय संविधान। तो ये मिला के कुल 15 टॉपिक हो गए। तो 15 टॉपिक से मैं क्या करता हूं, 15 सवाल मैंने कलेक्ट किया, हर चैप्टर से एक एक सवाल। इससे क्या फायदा होगा कि हर एक विषय पर प्रतिदिन आपकी नजर बन पाएगी, कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं तो आपका बस चले तो आप एग्रीकल्चर पढ़ते नहीं हो, आप इन्वायरमेंट पढ़ते नहीं हो, आप इकोनॉमिक्स के सवाल देखते नहीं हो, आप जनसंख्या नगरीकरण का चैप्टर छोड़ देते हो, आप साइंस टेक के बारे में जानते ही नहीं हो, फिर कैसे आप पास होगे बताओ। इसलिए जरूरी है कि हर एक चैप्टर पर आपकी नजर बनते चले। अच्छा सर, क्या 15 सवाल पढ़ने के लिए आपकी क्लास सर क्यों करें? ये भी बात आपकी परफेक्ट है। मैं आपको 15 सवाल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि 15 सवाल जो इस बार आयोग ने पूछे हैं उस सवाल से कितने और सवाल बन सकते हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। चलिए ये सब बातें बाद में कर लेंगे, हमारे पास कई सारे कोर्सेज है, पहले मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए एक सवाल आयोग ने पूछा, ये प्राचीन इतिहास का सवाल है और समीक्षा अधिकारी परीक्षा प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने था, ठीक है। चलो आज पूछ दिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कल आपसे ये भी पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां पर, पूछ सकता है ना। या चलो आपसे अगला सवाल पूछ सकता है कि धर्मपाल किस वंश का शक्तिशाली शासक था, या फिर अच्छा धर्मपाल ही क्यों, क्योंकि यहां ऑप्शन में है दोस्तों, यहां ऑप्शन में धर्मपाल, इसलिए धर्मपाल की बात यहां पर कर रहे हैं। या फिर पूछ सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, या पूछ सकता है कि ओदंतपुरी बौद्ध विहार मठ, अब ये विद्यालय संबंधित मठ क्यों आ गया। मैं और भी सवाल आपको दूंगा जो यहां पे नहीं लिखे, जैसे वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर है। तो दोस्तों ये अपने समय के पॉपुलर यूनिवर्सिटी थे, अपने समय के पॉपुलर विश्वविद्यालय थे। तो दोस्तों हम प्रश्न से प्रश्न बनाएंगे, नालंदा की स्थापना कब और किसने किया, ये सवाल बनता है ना। तो आज इनके बारे में पूछा, कल वल्लभी पूछेगा, परसों नालंदा पूछेगा, फिर आप क्या जवाब दोगे। इसी पैटर्न पर दोस्तों हर एक सवालों को मैं तोड़ तोड़कर आपके सामने दे रहा हूं कि एक एक विषय से। ये देखिए मध्यकालीन का सवाल आ गया, ये मध्यकालीन के सवाल को तोड़ करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से आप पढ़ोगे तब बहुत मजा आएगा और अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, कहानी को शुरू किया जाए, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पहले तो सर ये बता दीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है, ये पॉइंट वाली बात है, ये कई सारे बच्चे नहीं जानते, ठीक है। तो याद रखेगा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में स्थित है। कहां पर है, ये बिहार में स्थित है। सर और नालंदा भी तो बिहार में था, हाँ नालंदा भी बिहार में है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि इसकी स्थापना किसने किया दोस्तों, तो इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। किसने किया था, धर्मपाल ने। ये एक सवाल और दे रहा कि धर्मपाल किस वंश का शक्तिशाली शासक था। तो याद रखेगा धर्मपाल जो था ये पाल वंश का शासक रहा है। कहां का दोस्तों, यह पाल वंश। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था, ठीक है। तो अगला उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपाल हो जाएगा। इसी तरह से एक सवाल और दे रहा कि ओदंतपुरी बौद्ध विहार मठ का निर्माणकर्ता कौन है, इसको किसने बनाया था। तो दोस्तों इसको बनाया था देवपाल जी ने। किसने बनाया था, ओदंतपुरी बौद्ध विहार मठ का निर्माण देवपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों ये गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखिएगा आप, परीक्षा में आ सकता वल्लभी विश्वविद्यालय, कौन सा, वल्लभी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, ठीक है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय अगर पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो याद रखेगा यह सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहां पर दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था मैत्रक वंश के राजाओं ने, ठीक है। मैत्रक वंशीय राजाओं ने दोस्तों इस वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये अपने आप में स्पेशल सवाल है। तो आज आयोग ने क्या पूछा है मैटर नहीं करता, आयोग अगली बार हमसे क्या पूछ सकता है ये मैटर करता है। और इसीलिए दोस्तों स्टडी 91 की टीम की तरफ से किताब तैयार की गई, इसी पैटर्न पर दोस्तों किताब लिखा गया है। जो हमारा डिस्क्रिप्शन इस किताब की है एक सवाल का, वो डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसी पैटर्न पर है। यहां स्क्रीन पे जगह नहीं इसलिए 4 सवाल है। किताब में दोस्तों 5, 6, 7 तक ऑप्शन दिए गए हैं कि सवाल से सवाल बनाना सीखिए। इस तरह से 12,000 पॉइंट इस किताब में मिल जाएंगे। जैसे यहां 12,000 सवाल तैयार हो रहे हैं ना, अब आपके ऊपर है कि 15 सवाल, अब सोचो आप इसको 1 मान रहे थे, यहां तो आपने 4 सवाल कवर कर लिया और इसको लेके 5 सवाल हो गया। तो कहने का एक सवाल है, अगर 5-5 सवाल मैं कवर करा दिया तो 15-75 सवाल कवर कर दोगे और घंटे भर बीतने नहीं दूंगा, ठीक है। आराम से क्लास को लेते रहो, ठीक है। ये प्राचीन इतिहास का सवाल। मध्यकालीन इतिहास से सवाल देखिए क्या दिया दोस्तों, ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अपनी क्लास में मैं आपकी तैयारी प्री और मेंस को कवर करके चलता हूं। मेंस में भी इसी तरह से सवाल आते हैं। सवाल आया कि दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया, दारा सिकों को, ठीक है। दारा सिकों कौन था दोस्तों, ये औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब का भाई था और युद्ध हुआ, उसके बाद औरंगजेब ने परास्त किया, उसके बाद औरंगजेब ने गद्दी हथिया लिया, शाहजहां का पुत्र है। तो दोस्तों अब आपके मन में आ गया होगा सर सबसे पहले तो बाबर था, सबसे पहले कौन था, बाबर था। तो सर पहले ये बता देते बाबर को कहां दफनाया गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाबर को शुरुआत में आगरा में दफनाया गया था, बाद में दोस्तों पता चला कि बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए पुनः कहां दफनाया गया, काबुल में। क्या सर मतलब एक बार दफनाने के बाद उसको खन के वापस निकाल के फिर लेके गए क्या, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, इसको याद रखेगा। बाबर का पुत्र कौन था दोस्तों, बाबर का पुत्र हुमायूं था। कौन था, हुमायूं। और हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ दोस्तों, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं टॉम के नाम से फेमस है, ठीक है। आगे देखिए हुमायूं का पुत्र कौन था दोस्तों, हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का मकबरा कहां बना हुआ है, अकबर का मकबरा बना हुआ सिकंदरा में। कहां बना हुआ है, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी के आगे पड़ेगा सिकंदरा, ठीक है। राजा राम नाम का एक शासक था दोस्तों, जाट राजा था, उसने इस सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा बना था उसे तहस नहस कर दिया। यह भी सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। तो आगे बढ़िए दोस्तों, अकबर का पुत्र कौन था दोस्तों, अकबर का पुत्र है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। अभी आगे आपको और सवाल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जहांगीर वाला सवाल मैंने यहां दे भी रखा है कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहां पर है, बताइए जल्दी से, जहांगीर का मकबरा कहां है। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर क्या बोलते हैं, आगरा में। नहीं, आगरा में जो ताजमहल आप देखते हैं वो शाहजहां का मकबरा है, और जहांगीर का पुत्र कौन था दोस्तों, शाहजहां था, तो शाहजहां का मकबरा हो गया। जहांगीर का मकबरा बना दोस्तों लाहौर में, ठीक है, एकदम भारत के बाहर चले जाओ, ये लाहौर में। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है इसी का नाम सलीम था। इसके बाद दोस्तों आता है शाहजहां का नंबर। तो शाहजहां के बारे में तो आपने सब पढ़ा होगा, मुमताज महल के मकबरे के बगल में दोस्तों शाहजहां का मकबरा बना हुआ आगरा में, ठीक है। और शाहजहां के बाद दोस्तों आप याद रखो औरंगजेब का, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहां पर दोस्तों, तो रबिया दुर्रानी का मकबरा है, रबिया दुर्रानी इसकी पत्नी है, उसका मकबरा है औरंगाबाद में और इसका भी वहीं पर है, ठीक है। तो औरंगाबाद याद रखेगा, ठीक है। चलिए ये सारा सवाल तो हो गया, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहा आपसे कि दारा सिकों का मकबरा कहां पर है, तो ये आपको बताना है कि दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिया लाहौर, तो लाहौर में किसे दफनाया गया था, जहांगीर को दफनाया गया था, ठीक है। तो लाहौर तो बिल्कुल नहीं है और औरंगाबाद भी नहीं, ठीक है, बसता आगरा और दिल्ली। तो याद रखेगा दोस्तों आगरा भी नहीं है, दारा सिकों का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। ये बीबी का मकबरा दोस्तों किसका है, तो याद रखेगा ये रबिया दुर्रानी का मकबरा है। किसका है, रबिया दुर्रानी का मकबरा। रबिया दुर्रानी कौन थी, ये औरंगजेब की पत्नी का नाम है, ठीक है। और इसका कहां पर मकबरा बना है दोस्तों, तो औरंगाबाद में बना हुआ। औरंगाबाद दोस्तों कहां है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी दोस्तों औरंगाबाद का नाम भी चेंज हो गया, अब इसका नाम आई थिंक पड़ गया संभाजी नगर। क्या हो गया दोस्तों, संभाजी नगर, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, ये लेटेस्ट है, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा मैंने आपको बता दिया था कि इसका मकबरा जो है लाहौर में, ठीक है। एक सवाल और देना दोस्तों, एतमादौला का मकबरा। अब आप कहेंगे सर इतना तो आपने पढ़ा दिया, ये एतमादौला क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एतमादौला का मकबरा भारत का पहला संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। जिस बच्चे को पता नहीं होगा वो बच्चा अनायास का ताजमहल टिक करेगा, उसको लगेगा ताजमहल पूरा संगमरमर का बना है, तो हर बच्चे के दिमाग में ताजमहल फिट है, लेकिन गलत जवाब है। याद रखेगा संगमरमर का पहला मकबरा, संगमरमर का
संगमरमर का पहला पहला मकबरा किसका है दोस्तों? ये पहला मकबरा इत्मद-दौला का है। सर हमको तो यही नहीं पता कि इत्मद-दौला कौन थे। हाँ, ये बात आपने अच्छा कर लिया, पॉइंट वाली बात। दोस्तों नूरजहां के पिता थे, ठीक है। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और वो लगेंगे ससुर, तो ससुर जी को जहांगीर ने बना दिया था वजीर। वैसे उनका नाम इत्मद-दौला बाद में था, मूल नाम था उनका मिर्जा गियास बेग। क्या नाम था? मिर्जा गियास बेग, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिलहाल इनका मकबरा कहां पर दोस्तों? तो इनका मकबरा आगरा में स्थित है। कहां पर है? आगरा में स्थित है। और इनका मूल नाम क्या है दोस्तों? मिर्जा गियास बेग। क्या नाम है? मिर्जा गियास बेग नाम है, ठीक है। पूरी बातें क्लियर हो गया आपको? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो आगे देखो। बाबर का मकबरा कहां है दोस्तों? तो पहले आगरा था, बाद में दोस्तों कहां बनता है? काबुल बनता है, ठीक है। ये बाद वाला सिस्टम सर क्यों आ गया? क्योंकि बाबर की जो पुस्तक थी बाबरनामा, जब उसको पढ़ा गया वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। जब उसको पढ़ा गया तो पता चला कि बाबर की अपनी इच्छा थी कि उसे काबुल से दफनाया जाए। काबुल ही क्यों? क्योंकि काबुल से उसने अपनी शुरुआत किया था, ठीक है। जब मध्य एशिया से भागकर, फरगना का शासक था ना, वहां से भागकर जब अपने चाचा के यहां आया तो काबुल से ही दोस्तों एंट्री किया, ठीक है। तो चाहता था कि मेरा जो मकबरा बने वो काबुल में बने। ये सवाल आता है। कई लोग घड़ी देख रहे होंगे, अरे सर ये तो सर बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे तेज तेज वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतने विधिवत तरीके से आप जाके ढूंढना जहां भी ढूंढ सकते हो, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कई हजार रुपए फीस भर दोगे लेकिन इतने इत्मीनान से एक एक बातें कोरिलेट करके कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं भरोसा हो तो पहले दुनिया का चक्कर काट लो, चक्कर काट के आना। ये जो 5.6 मिलियन लोग देख रहे हैं ना, ये लोग माउथ पब्लिसिटी से आए। हम प्रचार उचार नहीं करते, हम बोर्ड बैनर नहीं लगाते। हमारी जहां ऑफिस है वहां गली में भी बोर्ड बैनर नहीं लगा। हमारे पड़ोसी को नहीं पता है कि इनके ऑफिस में होता क्या, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। दिन रात केवल काम काम काम। हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। कभी मिलना तो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। तो हम लोग बड़े आराम से, माउथ पब्लिसिटी से हुआ है। अच्छा काम करोगे तो लोग एक दूसरे को बताएंगे, खुद ही पॉपुलर हो जाओगे, ठीक है। तो टाइम मत देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है कि संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? यह सवाल इतिहास में आ गया। क्या किया जाए, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, जी हां। ये संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है, ये किसकी रचना दोस्तों? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। और जब रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आएगा तो कम से कम 3-4 रचना आप और याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पॉपुलर रचना कौन दोस्तों? रश्मि रथी, ठीक है। रश्मि रथी, ठीक है। जबरदस्त, मतलब जो कुछ कहा जाए इसके बारे में कम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उर्वशी का नाम सुना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये 3-4 रचनाएं दोस्तों आप एकदम मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। बाकी वहां जो लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत नहीं होता, संस्कृति होगा। संस्कृति के, कल्चर के 4 अध्याय, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा। तो ये हो गया आपका चौथी रचना, ठीक है। ये 3-4 रचनाएं कम से कम आप याद रखो रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी दोस्तों 2-3 रचना आप याद रखो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रसिद्ध रचना दोस्तों इनकी है काव्य मंजूषा। क्या नाम है दोस्तों? काव्य मंजूषा। बहुत पॉपुलर रचना है और परीक्षा में बार बार दोस्तों ये सवाल आता है। इसी तरह से दोस्तों एक रचना है नागरी। क्या है दोस्तों? नागरी। एक रचना दोस्तों इनका बिखरे मोती। क्या है दोस्तों? बिखरे मोती। ये इनकी पॉपुलर रचना है। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कौन नहीं जानता, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं दोस्तों। और कई सारी रचना, जैसे साकेत इन्हीं की रचना है। जैसे जयद्रथ वध, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। इसी तरह से तितली इन्हीं की रचना है। तितली, कंकाल ले लीजिए, कंकाल भी इन्हीं की रचना है पहले, ठीक है। तितली दोस्तों, कंकाल नहीं, ठीक है। एक सेकंड, एक एक करके लिखिए, ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहा है, जो राष्ट्र कवि हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये कंकाल तितली यहां मैं क्यों डाल रहा हूं? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। कंकाल और तितली, कंकाल ले लीजिए, तितली ले लीजिए, ऐसे कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। कंकाल और तितली किसकी रचना दोस्तों? ये इन्हीं की रचना है। और इनकी नाम पे एक ट्रेन भी चलती दोस्तों, कामायनी भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। आंसू इन्हीं की रचना है, ठीक है। लहर इन्हीं की रचना है ना, लहर है कि नहीं, ठीक है। जबान पे याद रहता है, थोड़ा सा कहीं कहीं हो जाता है तो याद रखेगा। दिमाग में कब से चल रहा था? हिम तरिंगनी, पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया, ठीक है। तो हिम तरिंगनी दोस्तों किसकी रचना है? हिम किरीटनी और हिम तरिंगनी, बताइए किसकी रचना है? हिम किरीटनी, हिम तरिंगनी, जबरदस्त रचना है। दिमाग में डालिए और उत्तर दीजिए। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, कोशिश कीजिए,
थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आएगा जवाब आपको। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल है विश्व के भूगोल नहीं, भारत के भूगोल से। ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। उसका हिम तरंगिणी का लिख लो भैया, माखनलाल चतुर्वेदी। ने कहोगे सर नितिन सर पूछ के चले जाते हैं, इनको खुदे नहीं याद होगा। ठीक है, आता है, बोल रहा हूं ना, सब दिमाग में है, लेकिन थोड़ा सा लोड करना पड़ता है डेटा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ना, लिख रहा है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अभी तो जीवाश्म ईंधन सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद नंबर 2 पर कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा नहीं, ये पवन चक्की वाला नहीं, परमाणु ऊर्जा भी नहीं दोस्तों, सौर ऊर्जा। ठीक है, अब आगे दोस्तों मोदी जी भी चाह रहे हैं और हमारे देश के सभी चीजें दोस्तों अब इस तरफ झुक रहे हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अभी वर्तमान में दोस्तों आपको पता होगा कक्ष के रन में दोस्तों बहुत बड़ा एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया। ठीक है, इसी तरह से भारत के कई स्थानों पर दोस्तों सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाए, तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ अच्छे सवाल निकालते हैं, तो आयोग ने पूछा, मैं कुछ और भी अच्छे सवाल बताता हूं। जैसे सवाल आता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा होमी जहांगीर भाभा जी का। ठीक है, किसका? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो याद रखेगा, भाभा अनुसंधान संस्थान का भी नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं के नाम पर है। ये परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो क्या बताएंगे? 1954 में किया गया। ठीक है, 1954 में कब दोस्तों? 3 अगस्त को, 15 अगस्त नहीं, कितने अगस्त को दोस्तों? 3 अगस्त 1954 को स्थापना हुआ। कुछ चीजें तो आप ऑटोमेटिक याद रखो हमेशा के लिए, जैसे इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। इसी तरह से डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? डीआरडीओ। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुआ है। और परमाणु ऊर्जा विभाग ये 1954 में बना था। ठीक है, तो 54, 58 और 69 ये लाइन से याद रखेगा। ठीक है, यहां परमाणु ऊर्जा विभाग याद रखेगा, परमाणु ऊर्जा मैं विभाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, ये तीनों डेटा आपको विशेष रूप से याद रखने। इसी तरह से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा? पूरे भारत का। अच्छा, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं? कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं? तो देखिए समय के साथ ये अपडेट होता रहता है, बट अभी दोस्तों 7 बड़े केंद्र हैं। कितने दोस्तों? 7 बड़े केंद्र। और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा दोस्तों कुडनकुलम। कौन सा दोस्तों? कुडनकुलम। अच्छा, एक मन में और सवाल होगा कि सर उत्तर प्रदेश में कोई स्थित है कि नहीं? तो है ना, उत्तर प्रदेश में आपने नरौरा का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? नरौरा कहां पर दोस्तों? बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। वहां पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किया गया। 2 यूनिट यहां पे लगा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन? सवाल से सवाल बनाएंगे, मजा खूब आएगा, टेंशन नहीं रखिए, मजा खूब आएगा। सवाल बनाइए, और मेरा लक्ष्य ना केवल एक नहीं। आप देखो इसी सवाल मैंने यहां बताया आपको एक डेटा, एक सवाल तो ही है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, उसके बाद देखो चौथा सवाल, 5वां सवाल, छठा सवाल, 7वां सवाल, ये कितने हैं? तो 8वां सवाल। 1 पे 8 मिला। मैंने कहा ना गिनती का। अब जो बच्चा सोचेगा कि यार ये तो इंसान 15 क्वेश्चन पढ़ाएगा, 15 कहां, आपने 1 गिना, मैंने 8 पढ़ाया। आपने 1 गिना, मैंने 8 पढ़ाया। आप बाबर के मकबरे वाले पे देखो कितना पढ़ाया। तो आप इस तरह से जब चीजों को पढ़ेंगे, काउंट करेंगे, तो दोस्तों 100 सवाल एक क्लास में चला जाता है। आप खाली मन लगा के पढ़ो। चलो, विश्व का भूगोल देख लो दोस्तों। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? वादे की भूमि, ये अपने आप में एंटीक सवाल है, नहीं जवाब दे पाओगे, कोशिश करो। बच्चा कहेगा क्यूबा को, नहीं, क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ मतलब चीनी उत्पादन होता है। ये जावा और सुलावेसी दोस्तों ये इंडोनेशिया के पास में स्थित द्वीप है। इंडोनेशिया के पास स्थित द्वीप है। हाँ, इंडोनेशिया दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला द्वीप है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहां की है। ठीक है, तो याद रखें, महाद्वीप नहीं, द्वीप है। ठीक है दोस्तों, मिंडानाओ, यहां सही उत्तर क्या होगा? मिंडानाओ। जी हां दोस्तों, मिंडानाओ को वादे की भूमि कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर मिंडानाओ क्या है? हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। अरे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हो, थोड़ा लेवल के सवाल पढ़ना सीखो। एकदम बेकार सवाल थोड़े आएगा ऐसे। वादे की भूमि किसे कहा जाता है? मिंडानाओ को कहा जाता है। सवाल दे रहा हूं, मिंडानाओ एक द्वीप का नाम है। वो द्वीप दोस्तों कहां पर स्थित है? ये द्वीप दोस्तों वहां फिलीपींस के पास स्थित है। फिलीपींस के दक्षिण में नीचे की तरफ, ऑस्ट्रेलिया साइड में जाओ। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला है। फिलीपींस में दोस्तों क्या है? ये चावल अनुसंधान संस्थान है। चावल अनुसंधान संस्थान एक तो भारत में है, ठीक है, वो तो कटक में, उड़ीसा में, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो कहां पर दोस्तों? फिलीपींस में है ना, मनीला में। पढ़ा है कि नहीं आपने? ठीक है,
तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, ये फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है। कहां पर? फिलीपींस फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है मिंडनाओ की भूमि। ठीक है, याद रखेंगे, ये एक द्वीप है। ये जो क्यूबा लिखा था दोस्तों, जिसे आपने कहा चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? ये अमेरिका में दोस्तों, कैरेबियन कंट्री सुना होगा। एक देश हमारे साथ अक्सर करके मैच खेलता है, क्या नाम है यार, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज भी वहीं पर है, वहीं पर वेस्ट इंडीज में है। आपने कहानी सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल का, जहां कोई जाता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, वो और बरमूडा ट्रायंगल भी इसी के पास में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कैरेबियन कंट्री है। कहां पर दोस्तों? यह कैरेबियन सागर में स्थित देश है, इसलिए इसे कैरेबियन कंट्री कहा जाता है। जावा और सुलावेसी द्वीप दोस्तों कहां पर है? आपको पहले ही बता दिया, यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है। किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि कहा जाता है? विस्मृत भूमि, ये एक नया सवाल आ गया। विस्मृत भूमि, जिसे लोगों ने भुला दिया है, वहां कुछ है नहीं, किसी के निवास करने लायक जगह नहीं है। कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, इसे विस्मृत भूमि का देश कहा जाता है या विस्मृत भूमि कहा जाता है। एक और सवाल आता है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। जी हां दोस्तों, ड्रैगन्स, बताइए किसे कहा जाता है? ये दोस्तों भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। इसी तरह एक सवाल आता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? क्या सवाल आता है? प्यासी भूमि का देश। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, याद रखेंगे क्या? बिल्कुल याद रखिएगा। काउंट कर सकते तो करिए काउंट, कितना कितना सवाल आपको दे रहा हूं मैं। काउंट करने लायक नहीं हो, बस खाली पढ़ते चलो दिमाग में डाल के। इतनी अच्छी क्लास नहीं मिलेगी। इस लेवल का जीएस अगर आप तैयार कर रहे हैं, बहुत मजेदार है। ये किताब ले लो, यहीं से तैयार हो जाएगा। ये दो किताबें हमारे पास है, एक हिंदी की और एक जीएस की। अब तो लेना पसंद करोगे ना? पहले देख लो, पसंद आए तब लो, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं। ठीक है, आओ सवाल दिखाता हूं। यहां पहले देखो सवाल। अगला सवाल क्या लिख रहा दोस्तों? जनसंख्या नगरीकरण, वो सब्जेक्ट जिसे हम पढ़ते नहीं, लास्ट टाइम पढ़ेंगे, अंतिम समय में पढ़ेंगे, जब परीक्षा आ जाएगा, ठीक है, सर पे, तब पढ़ेंगे। और सच बताएं तो याद नहीं होता। देखो क्या लिखा है, लिख रहा है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या था दोस्तों? उच्चतम था। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश नहीं है, पहली बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये डेटा दोस्तों। ठीक है, और अगर यही आंकड़ा दोस्तों 2001 में चले जाओगे तो 2001 में दोस्तों सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व था वो पश्चिम बंगाल का था। कहां का था दोस्तों? वह पश्चिम बंगाल का था। लेकिन अब ये डेटा बदल चुका है। अब दोस्तों कौन है दोस्तों? बिहार है। कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है? बिहार का। क्या सर बिहार का ये 829 से भी ज्यादा है? छोड़ो 829, मैं आपको बता दूं 1282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप यहां से कल्पना कर लो। ठीक है, 1282 भैया, ये मैं बिहार का बता रहा हूं। चलो अब देखो, आपके सामने कुल मिला के 4 सवाल बनते हैं। हमारे इसमें दो तरह की चीजें हैं, या तो राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश है। दो ही बात है ना, या तो यूनियन टेरिटरी है या तो क्या है? स्टेट है। तो अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में सबसे ज्यादा तो बिहार का है। स्टेट में सबसे कम कहां की जनसंख्या है? जनसंख्या घनत्व। देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सर नहीं समझ में आया, छोड़ो। मैं कहता हूं 1 वर्ग किलोमीटर ले लो, एक जगह ले लो, ये मैं एक आकार बना रहा हूं। ठीक है, एक ये बना दिया। ठीक है, इधर से भी 1 किलोमीटर है, इधर से भी 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, इधर से भी 1 किलोमीटर का क्षेत्र, इधर से भी 1 किलोमीटर। इसके बीच में दोस्तों जितने भी लोग रहते हैं काउंट कर लिया जाए। ठीक है, यही काउंट कर लिया जाए। इसी को कहा जाता है कि इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस राज्य में निवास करते हैं, तो बिहार में। ठीक है, लोगों को लगेगा केवल बिहार में शिक्षा कम है, लेकिन वहां की जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये सवाल करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, राज्य और वो भी न्यूनतम, तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब बताएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डेटा कितना दोस्तों? मात्र 17 है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी क्षेत्र है, लोग नहीं निवास करते हैं। ठीक है, ये होगा। इसी तरह से एक सवाल दे रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई है? कितना व्यक्ति वाइज बताइए, कितना डिफरेंस आया? तो 2001 की जो जनगणना थी और 2011 की जो जनगणना थी, उन दोनों में जो डिफरेंस आया दोस्तों वो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आया। कितना? 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये डेटा आया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे ज्यादा
जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन? दिल्ली भैया, दिल्ली से बड़ा कौन है? दिल्ली से बड़ा कौन बताइए? तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर नई दिल्ली करिएगा। नई दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व है। अब सवाल ये भी आ गया कि कितना है, तो याद रखेगा 11,320। कितना? 11,003। जो आंकड़ा यहां 1282 है, वो आंकड़ा दिल्ली के लिए कितना फ्लैट बना के लोग रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में पता चला 20 तो फ्लैट हो गया और 20 तल्ले का बन गया, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ी जाएगी ना। तो 11,320 याद रखेगा। सर इसी का अगर न्यूनतम पूछ दे तो ये पूछ दे कि यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम, यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम किसका है दोस्तों? तो याद रखेगा अंडमान निकोबार का है। ठीक है, हाँ सर होगा ही होगा, समुद्र में कौन जाए रहने। ठीक है, और सुना उधर तो ज्वालामुखी उखी भी है। ठीक है, तो वही है दोस्तों, यहां याद रखेगा 46 है। कितना है? 46। फिर भी तो आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश से अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश से तो, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, यहां पे तो 46 है कम से कम ना। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो कहां का है? अंडमान निकोबार का। तो जब इस लेवल पे आपकी तैयारी होगी तब मानो कि अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ बन सकते हैं समीक्षा अधिकारी। वरना अपने आपको दोस्तों इंप्रूव करो, डे बाय डे इंप्रूव करते चलो। देखो डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि सही दिशा में काम करो। मैं कहां कह रहा हूं कि एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन पैटर्न चेंज करो, रणनीति बदलो, सही दिशा में पढ़ाई करो, सही किताब से पढ़ो, सही जगह से पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होगा। केवल ऐसे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, अब कहीं से ऑथेंटिक सोर्स नहीं तो कैसे होगा काम? ध्यान देना। चलो आगे बढ़ जाओ दोस्तों। मेंस परीक्षा 2017 का सवाल है, सवाल दे रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल, पॉलिटी। ठीक है, लिख रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 दोस्तों, ये किससे संबंधित है? जैसे आपके सामने दे दिया प्रशासनिक अधिकरण से, तो प्रशासनिक अधिकरण दोस्तों ये भाग 14 में बताए गए। कहां बताए गए हैं? भाग एकदम रटा रटा होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा भी दोस्तों कहां बताया गया है दोस्तों? यह भी भाग 14 में, यही ना। तो दोस्तों ये भाग 16 पूछना है, तो भाग 16 याद रखेगा, ये भाग 16 आ जाएगा यहां पर। और वित्त आयोग वगैरह तो मुझे लगता है भाग 12 में ही दिए गए। कहां पे दोस्तों? ये भाग 12 में है। ये विशेष उपबंध दोस्तों ये भाग 16 में दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों सही उत्तर बनेगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो किए गए हैं वो भाग 16 में दिए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। यहां देखिए सवाल कैसे बन सकता है, जैसे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित भाग कौन सा दोस्तों? तो बताया तो कि भाग 14 है। कौन सा भाग है दोस्तों? इनसे संबंधित कौन सा भाग है? भाग 14 है, पहली बात। और अगर अनुच्छेद भी जानना चाहे तो बताएगा दोस्तों अनुच्छेद 308, कहां से? 308 से लेकर के 323 तक। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये इससे संबंधित है। इसी में दोस्तों क्या क्या आते हैं? वो अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह आती हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग वगैरह आ जाएगा इसी में ना। इसके बाद जब 323 के बाद 324 में जाएंगे तब दोस्तों वहां निर्वाचन की बात आती है। 324 में क्या आता है दोस्तों? निर्वाचन हो जाता है, या चुनाव आयोग का दो। ठीक है, निर्वाचन। तो दोस्तों यहां भाग 15 लग जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? यहां भाग 15 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यही भाग 14 में यहां भी आएगा। भाग 14 में ही तो दोस्तों उल्लेख हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, वैसे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए। अच्छा एक चीज और, ये देखिए संघ किस प्रकार का संबंध है तो लिखा नहीं। संबंध में कई संबंध हो, जैसे आपने पढ़ा होगा एक केंद्र राज्य संबंध, एक वित्त संबंध, वित्तीय संबंध, वो तो चला गया आपका वहां 280 में। वित्त आयोग का गठन वगैरह कहां दोस्तों? अनुच्छेद 280 में। यहां हम अगर केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा कहां किया गया है? तब दोस्तों आप आ जाइए भाग कहां पर? 11 में आ जाइए। ठीक है, भाग 11 में आ जाइए। इसको दोस्तों 14 ऐसे नहीं लिखते हैं। 14 कैसे लिखते हैं? 14 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये डेटा ऐसे लिखे, मैंने ऐसे जानबूझ के लिख दिया। ठीक है, और यहां की बात करेंगे तो यहां अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 14 नहीं 14 नहीं, अनुच्छेद 11, 243 एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 243। ठीक है, 243 से लेके शायद 63 वगैरह तक जाएगा क्या? 43 ने 45 से लेकर 63 तक जाएगा क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा। 45 से लेकर के 263। ठीक है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। देखो जहां जहां मुझे डाउट होता है ना, मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार लगाने का मतलब प्लीज यार एक निवेदन आप सभी से है, आप एक बार गूगल कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ एक आगे पीछे हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों का उल्लेख कहां किया गया? तो ही दे दिया ना प्रशासनिक अधिकरण, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि भाग 14 में दिया गया है। कहां दिया गया दोस्तों? भाग 14 में दिया गया है। और 14 कैसे लिखेंगे? तो 14 लिखेंगे, पहले x बनाइए, 10 हो गया, फिर 4 हो गया तो 14 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आता है सवाल, और इतना डीप में जाके तो एकदम भाग वगैरह सब एकदम रट लीजिए। सवाल आता है, कभी कभी कूट देता है, कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल आपके भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम किसका है दोस्तों? तो यह नियम दोस्तों किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था। ठीक है, न्यूटन द्वारा दिए गए नियम को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं गति विषयक का नियम। क्या कहते हैं? गति विषयक का नियम कहते हैं। यह पॉइंट आप याद रखेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, बोर नहीं, हाल्डेन भी नहीं। सवाल यहां पे बना रहा हूं, सुनिएगा। न्यूटन द्वारा दिए गए नियमों की संख्या कितनी दोस्तों? तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। ठीक है, और उस नियम में दोस्तों ये भी आता है। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? अब यहां थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। अगर आपसे पूछे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो आप बताइए दोस्तों नाम यहां पर जूलियस रॉबर्ट मेयर। क्या नाम दोस्तों? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने प्रतिपादित किया था। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। जैसे द्रव्यमान डालेगा ना, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्बर्ट आइंस्टीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, वही। ठीक है, तो याद रखेगा। लेकिन कब? जब आपसे पूछेगा द्रव्यमान, तब। ठीक है, जब आपसे द्रव्यमान न पूछे तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताइएगा जूलियस रॉबर्ट मेयर। क्या बताएंगे? जूलियस रॉबर्ट मेयर। मजा आ रहा है ना? देखो, सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो एक अजीब खुशी होगी, अलग ही लेवल की खुशी है। बस आप पढ़ के देखो। ठीक है, आगे आ जाओ। बोर ने क्या प्रतिपादित किया दोस्तों? तो बोर, अच्छा ये बोहर जरूर लिखा है, लेकिन हम लोग इंटर की किताब में दोस्तों इसे बोर मॉडल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? बोर मॉडल पढ़ते थे। याद है आपको? कितने ऐसे बच्चे जिन्हें याद आ रहा है? बोर मॉडल। ठीक है, तो बोर मॉडल किससे संबंधित दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में इन्होंने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का बोर मॉडल याद रखेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ईंट पन्ना जे टॉमसन ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो 2 नाम आता वहां पर। कुछ लोग कहते हैं चैडविक ने किया था, कुछ लोग कहते हैं गोल्डस्टीन ने किया था। वैसे सही क्या होगा? बोलते लोग चैडविक, हम ईंट पर नाच पड़े, लेकिन गोल्डस्टीन सही उत्तर है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। हाल्डेन प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है? बताइए, हाल्डेन प्रभाव किससे संबंधित है? ये अपने यहां हाल्डेन नाम दे दिया ना, हाल्डेन नाम के एक व्यक्ति भी थे, उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये नाम पड़ा है हाल्डेन प्रभाव। दोस्तों हाल्डेन प्रभाव का संबंध हीमोग्लोबिन से है। किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का रंग जो है वो लाल रंग होता है, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो हाल्डेन प्रभाव का संबंध हीमोग्लोबिन से है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आयोग ने अगर 4 ऑप्शन बनाए ना, तोड़ करके सवाल बनाइए तो बहुत मजा आता है। ठीक है, अगला चैप्टर दोस्तों हमारा जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान से संबंधित सवाल देखते हैं। भौतिक रसायन मैंने एक कर दिया था, जीव विज्ञान को अलग कर दिया। ठीक है, सवाल देना दोस्तों प्री 2017 का सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है दोस्तों? तो इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कर उसमें क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन के दौरान दोस्तों ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन ना, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं। सूर्य का प्रकाश तो चाहिए क्योंकि दिन में ही ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, रात में नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा तो चाहिए। वही लिख रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसे हम O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? O2। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन में किसका यूज होता है? तो किसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? तो पानी का। ठीक है, पानी का ऑक्सीकरण होता है, पानी का। ठीक है, और किसका अपचयन होता है दोस्तों? तो CO2 का। ठीक है, पानी का और CO2 का। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, पानी तथा CO2 का क्या होता है दोस्तों? ये ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये तो हम लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसको याद रखेगा। ठीक है, एक और सवाल अक्सर करके परीक्षा में आता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या है दोस्तों? मैं बता दूं तो ज से जाइलम, ज से जल। दोस्तों पौधों को जड़ से लेकर पत्तियों तक ये आपूर्ति कौन करता है? तो पेड़ पौधों के अंदर एक नली पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में दोस्तों नसें होती, नब्स होती ना, उसी तरह से इसमें जाइलम होता है। जाइलम जल का संवहन करता है। क्या करता है? जल का संवहन।
संवहन मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसी तरह से फ्लोएम क्या करता है, आहार का संवहन करता है, आहार का संवहन करता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। मतलब पौधे जो भोजन बना रहे हैं उनको पौधे के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये सवाल भी आता है परीक्षा में। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो हमारा जीव विज्ञान संबंधित सवाल हो गया। अगला चैप्टर पे आते हैं। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई। अभी मैंने आपको 2 किताबें बताया कि ये आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विशेष किताबें हैं, तो ये हमारे पास किताबें हैं, दोनों किताबें आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपनी हिंदी हमारी सुपर सेलिंग बुक है। बाकी और भी परीक्षाओं के लिए हम काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग इतिहास की किताब बना रहे हैं दोस्तों, आप उसे जरूर लीजिएगा। एक ही किताब में दोस्तों आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों मिलेगा। जबरदस्त किताब तैयार हो रही है, बहुत जल्द वो आपके सामने होगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप इससे पर कॉल करके अपना कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला हमारा चैप्टर जो है दोस्तों वो है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, और मेंस 2017 का सवाल है ये कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। अपने देसी भाषा में बताऊं, हमारे आसपास गरीब रहते हैं ना, उनके गरीब होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना है। लेकिन आप परिवहन के साधनों की कम संख्या, क्या यह गरीबी के सामाजिक सूचक का कारण है? बिल्कुल कारक है। आप देखो ना, कई सारी ऐसी बस्तियां होती हैं जहां तक वहां तक साधन नहीं पहुंचते, उसके वजह से भी वो गरीब रह जाते हैं। आप देखिए, आपके गांव घर में आसपास कुछ ऐसे बस्ती मिलेंगे जहां गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकती, 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर सवाल ही नहीं बनता है। तो दोस्तों परिवहन एक कारण हो सकता है। निरक्षरता तो है ये कारण, भाई साक्षर हो जाएगा व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो जाएगा तो कुछ न कुछ करके गरीबी दूर कर लेगा परिवार की। लेकिन अगर निरक्षर व्यक्ति है तो स्किल कोई अंदर होगी नहीं, फिर तो गरीबी में रहना है। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच की कमी, अब जाहिर सी बात है जब रोड वगैरह नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वहां तक बहुत सारी सुविधा, एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पाएगी। आप ऐसे समझो ना, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी तो गरीबी बनी रहेगी। तो ये चीज याद है। रोजगार के अवसर की कमी दोस्तों याद रखेगा। ये जो लोग होते हैं ना कि संसद का घेराव, ये फला फला, दोस्तों ये ना सरकार की विफलता है, ये गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है। ये सरकार की विफलता है कि सरकार आपको नौकरी नहीं दे पा रही, अपने युवाओं को जो है रोजगार नहीं दे पा रही, ये उनकी विफलता है, ये सामाजिक सूचक के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है डी है, ये गलत है। लिख रहा है गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता किसे, तो याद रखेगा रोजगार के अवसर की कमी, रोजगार के अवसर की कमी को यहां पर यह सामाजिक सूचक नहीं है। गरीबी का सामाजिक सूचक है कौन कौन सा, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेगा निरक्षरता, निरक्षरता दोस्तों ये सबसे बड़ा सूचक है। दूसरा याद रखेगा स्वच्छ पेयजल, ठीक है, स्वच्छ पेयजल ये भी सूचक है। तीसरा याद रखेगा दोस्तों रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीजें होती है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान एक साथ लिख दूं तो आप समझ जाइए ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीजें आवश्यक है। चौथे पे आप याद रखेगा स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो ये सारे कारण माने जाते हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, ये कारण होते हैं ये गरीबी के सामाजिक सूचक के। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपका रोजगार के अवसर कमी, ये सरकार की विफलता है, ये कोई सामाजिक सूचक नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, बड़ा आसान होता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं तो इसलिए आपको लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट होगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आता है। सवाल दे रहा है मेंस 2017 में पूछा गया सवाल कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो लिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण नहीं, फोटोकेमिकल ऑक्सीजन के कारण नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जिसे हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, CFC कहते हैं। इसके कारण दोस्तों सबसे ज्यादा क्षरण होता है, याद रखिएगा। ये CFC का उत्सर्जन कहां से होता है दोस्तों, तो आपके घर जो फ्रीज रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रीज, उससे होता है। आपके घर पे जो एयर कंडीशन लगा हुआ उससे होता है, CFC गैस निकलती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये मतलब ये मूल स्रोत हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ अन्य चीजें मैं बता दूं आपको, कुछ अन्य चीजें बता दूं, जैसे और भी कारण हो सकते हैं। CFC के अलावा दोस्तों याद रखिएगा जैसे मीथेन बहुत बड़ा कारण है। मीथेन भी क्या करता है दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण करता है। इस मीथेन को दोस्तों कहां से उत्सर्जन होता है, तो मीथेन जैसे कहां से निकलता है, धान के खेत से, धान के खेत से निकलता है। इसी तरह से दीमक की बॉम्बी से निकलता है, दीमक की बॉम्बी से निकलता है। इसी तरीके से जो पशु जुगाली करते हैं ना, जुगाली, पगुरी, ठीक है, जुगाली, पशुओं के जुगाली करने से भी निकलता है। ठीक है, तो ये सब मीथेन
से होता है और उसी कारण दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका क्षरण होता है। एक दो सवाल नया बनाते हैं, जैसे ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो वायुमंडल में दोस्तों कुल 5 परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत है दोस्तों ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई दोस्तों किससे मापते हैं? तो याद रखेगा इसका मापक है डॉप्सन। क्या है दोस्तों? डॉप्सन। ठीक है, किससे मापते हैं? डॉप्सन से। ठीक है, ओजोन दोस्तों एक प्रकार के गैस का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? O3 नाम देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन को O2 कहते हैं और ओजोन को O3 कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक प्रभावी, जो ऑप्शन दिया था सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 कहते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डालता है? तो याद रखेगा पेड़ पौधों पर डालता है। किस पर डालता है दोस्तों? पेड़ पौधों पर सबसे ज्यादा प्रभाव यह डालता है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण को कौन बाधित करता है, यानी इनडायरेक्टली कौन बाधित करता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बाधित करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को कौन बाधित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड बाधित करता है। इसको भी आप याद रखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना? बढ़ा जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल और यहां नोट करिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या सवाल है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? दिवस तो मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, ओजोन से याद आ गया तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। एक री एग्जाम हुआ था 2016 में, ये उस री एग्जाम में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ फसल लिखा हुआ है, दूसरे तरफ खरपतवार लिखा हुआ है। लिख रहा है गेहूं की फसल में ये फलेरिस माइनर नाम का खरपतवार पाया जाता है। क्या सही है? अब खेती किसानी तो करते नहीं है, तो बताएं कैसे सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी जानिए सही दिया। धान के खेत में दोस्तों बथुआ नहीं खरपतवार लगता, धान की खेत में जंगली प्याज उग जाता है, जंगली धान भी उग जाता है, बड़ा धान उग जाता है, ये सब। मटर में प्याजी, बरसीम, काशनी, ये सही है। ये बी वाला दोस्तों सही नहीं होगा। बताना चाहूंगा आपको, ये फलेरिस माइनर जो है दोस्तों ये घास की एक प्रजाति है। क्या दोस्तों? ये घास की एक प्रजाति है और ये कहां पाई जाती है? ये इसको बोना नहीं पड़ता है। जब गेहूं की बुआई होती खेतों में ना, ये ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, तो उसके लिए छिड़काव किया जाता है या फिर उनको उखाड़ के फेंकना होता है, नहीं तो फिर फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये सही है। इसी तरह से कैंसर जैसी बीमारी में प्रयोग किया जाने वाला एक खरपतवार कौन है? ठीक है, तो उसमें कौन सा आता है दोस्तों? कैंसर जैसी बीमारी में दोस्तों ये खरपतवार यूज किया जाता है, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेगा यहां जो कासनी लिखा है ना, कासनी बरसीम में। ठीक है, ये है दोस्तों यहां पर कासनी, याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से प्याजी खरपतवार दोस्तों किसमें लगता है? तो रबी की फसल में खास करके इस तरह के खरपतवार लगते हैं, जैसे मटर वगैरह में। ठीक है, इसी तरह से बरसीम की फसल में लगने वाली खरपतवार कौन सी है? जैसे हमने यहां पढ़ा ना कासनी तो हमने और भी पढ़ लिया, कैंसर जैसी बीमारियों में ये काम आती है। ठीक है, तो याद रखेगा। यहां एक और लिखेगा दोस्तों, जैसे कृष्ण नील, नहीं सुना होगा आपने, लेकिन यह भी एक खरपतवार का नाम है। या फिर यहां आ गया जंगली प्याजी। क्या आ गया दोस्तों? जंगली प्याजी। ठीक है, यह भी दोस्तों एक तरह का खरपतवार है जो बरसीम में लगता है। ठीक है, ये सब याद रखेगा। ये एग्रीकल्चर का सवाल है और ये सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट चूज करिए, जहां जहां से आप चीजें नहीं पढ़ते ना उसको भी डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब मजा आएगा। ठीक है, स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में और ये सवाल दोस्तों साइंस टेक का सवाल है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से, वैसे एग्रीकल्चर का सवाल पता नहीं कैसे साइंस टेक में आ गया, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। तो नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग हमेशा दोस्तों धान की खेत में किया जाता है। एजोला बैक्टर वगैरह का नाम सुना होगा ना, एजोला बैक्टर, वो भी दोस्तों नील हरित शैवाल का ही नाम है। एक सवाल दे रहा दोस्तों, धान के फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो याद रखेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। इसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यह किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों और भी जिम्मेदार है, जैसे बैक्टीरिया पाया जाता ना कि दलहन, अच्छा बैक्टीरिया छोड़िए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों खेतों में दलहन की खेती की जाती है, दाल लगाया जाता है, उससे भी दोस्तों बड़ा फायदा मिलता है। धान के खेतों में उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक का नाम क्या दोस्तों? तो जैव उर्वरक का नाम है एजोला पिनोटा। क्या नाम है दोस्तों? अजोला पिनेटा। कई सारे इसके हैं,
नीलहरित शैवाल का दूसरा नाम क्या दोस्तों? जो नीलहरित शैवाल है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया कुछ अलग नहीं है, ये नीलहरित शैवाल का ही दूसरा नाम है। जल निकायों में नीलहरित शैवालों की तीव्र वृद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है व्यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? व्यूट्रोफिकेशन। फिकेशन दोस्तों आपने सुना होगा कई बार पानी में वो पत्ते जैसा कुछ उग जाता है ना, वो जो जैसे पुरानी पोखरी खोरी देखिए उसमें, तो हम लोग कहते हैं जलकुंभी। एक्चुअली जलकुंभी नहीं होता है वो दोस्तों, यहां उगता, ये उगता क्या दोस्तों? वो एक पत्ते होता है वो अलग कर दो, पत्तों के बाद दोस्तों ग्रीन एकदम प्लेन जैसा दिखता है, इससे लगता है पूरा मैदान है, सपाट मैदान है। ठीक है, वो जो हरा हरा दिखता है ना ग्रीन, वही दोस्तों क्या होता है? वही नीलहरित शैवाल होते हैं। और वही दोस्तों उसी के तीव्र बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसे भी आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहे हैं दोस्तों, यूपी स्पेशल का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल से सवाल पूछा जा रहा है। मेंस परीक्षा 2021 में आया हुआ सवाल है। देखिए प्री के साथ साथ जब मेंस के सवालों को देखते चलेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। एक तरफ संस्थान है, दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति है, दिया है कहां लोकेशन है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये दोस्तों गाजियाबाद में, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, बिल्कुल सही है। सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों गोरखपुर में नहीं है, ये कहां पर है? ये वाराणसी में है। क्या दोस्तों? सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में है, तो ये गलत हो गया। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक है, तो सब्जी पूछेगा तो सब्जी कहां पर दोस्तों? याद रखेगा वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। जैविक खेती केंद्र दोस्तों कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। दलहन और क्या याद रखें दोस्तों? दलहन और चीनी। ठीक है, चीनी, ठीक है, दालचीनी याद रखेगा इस तरह से। तो ये कहां पर दोस्तों? कानपुर में है। बाकी गन्ना और विष वगैरह हो गया, ये सब कहां पे दोस्तों? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। और बाकी चीनी तो कानपुर बता ही दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखेगा, गन्ना पूछे तो लखनऊ बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे शुगर केन ब्रीडिंग करके, ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग, तब आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? तब आप जवाब दीजिएगा कोयम्बटूर। क्या दीजिएगा? कोयम्बटूर। ठीक है, ये याद रखेगा। जल्दीबाजी में बच्चा समझ नहीं पाता, वो समझता है शुगर केन गन्ना को कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो समझता है लखनऊ होगा और कोयम्बटूर नहीं करता और लखनऊ कर लेता है। तो इसको लेकर के आप पहले से लट रही है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ये दोस्तों विविध, जो कहीं नहीं गया विविध में डाल देते हैं। विविध का सवाल देखिए, एक तरफ फल दे रहा है, दूसरे तरफ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जैसे आम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो आम का उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। लीची का उत्पादन दोस्तों बिहार में होता है। नारियल का उत्पादन दोस्तों केरल में होता है। सेब का उत्पादन दोस्तों कहां होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो जो सीक्वेंस बना, पहला बना 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 बन जाएगा। तो 4 3 2 1 ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए आम के लिए कौन जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश जाना जाता है, याद रखेगा। लीची के लिए कौन जाना जाता है दोस्तों? बहुत कई सारी लीचियों को दोस्तों बिहार में जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। नारियल के लिए कौन जाना जाता है? तो केरल जाना जाता है। सेब के लिए जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया। ठीक है, इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये विविध से पूछा गया सवाल हो गया। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। वैसे मेरी क्लास में मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आपके लिए बचा होगा। इसी तरह से पढ़ोगे तब मजा आएगा। पीछे के वीडियो नहीं देखो तो देख लो, जाके रिवाइज करते रहो। ये किताब आपके पास नहीं तो दोनों किताब दोस्तों कोम्बो में मिल रहा अभी आपको बहुत कम प्राइस पे। इस किताब को जरूर लीजिए। अभी नहीं भरोसा है, जब मैं 20-25 लेक्चर पे आ जाऊंगा तब जाके परचेज करोगे। क्यों लेट कर रहे हो भाई? जितना पहले परचेज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आइए आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप आइए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और रहेगा दोस्तों, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई आज मजेदार क्लास दी है, बहुत मन से पढ़ाएं, तबियत खुश हो गया, तो 2 शब्द आप नितिन सर के लिए लिखिए, ये आपसे निवेदन है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।